आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं मनी टाइम। मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम जरूरी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। अब 70 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ कवर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को भी आयुष्मान कवरेज में शामिल करने की आज औपचारिक शुरुआत की है। पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के सभी सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ बीमा कवर लॉन्च किया है। एम्स दिल्ली में धन्वंतरी जयंती और नवे आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लाभार्थियों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड भी प्रदान किया। इस योजना के अंतर्गत सीनियर सिटीजन्स को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बगैर सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार मिलेगा, जो भारत में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच और समावेशिता में एक नया मानदंड स्थापित करेगा। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है, लेकिन आगे मांग की स्थिति को लेकर चिंता बनी हुई है। वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति पर नजर रखने की जरूरत है। उपभोक्ता विश्वास में नरमी, सामान्य से ज्यादा बारिश के कारण सीमित ग्राहक संख्या और लोगों के नई खरीदारी से बचने को देखते हुए ऐसा लगता है कि शहरी मांग में नरमी है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर बढ़ते संघर्षों, आर्थिक स्तर पर बढ़ता बिखराव और कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय बाजारों में ऊंचे मूल्यांकन से वृद्धि के लिए जोखिम पैदा हुए हैं। भारत पर इसके प्रभाव से संपत्ति, घरेलू धारणाओं पर असर पड़ सकता है और टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च को लेकर योजनाओं में बदलाव आ सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था चक्रीय वृद्धि में नरमी के दौर में प्रवेश कर चुकी है। इससे अब आरबीआई का 7.2% की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान ज्यादा आशावादी लग रहा है। जापानी ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने कहा है कि उसे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी में 6.7% और वित्त वर्ष 2025-26 में 6.8% वृद्धि के अपने अनुमानों को लेकर बढ़ते हुए नकारात्मक जोखिम दिखाई दे रहे हैं। नोमुरा ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था चक्रीय वृद्धि में नरमी के दौर में प्रवेश कर चुकी है। संयोग और प्रमुख वृद्धि संकेतक जीडीपी वृद्धि में आगे और नरमी आने का इशारा कर रहे हैं। नोमुरा ने कहा कि शहरी खपत से जुड़े संकेत हाल ही में नरम पड़े हैं। यात्री वाहन बिक्री में गिरावट, हवाई यातायात में कमी और दैनिक उपयोग के सामान बनाने वाली कंपनियों के आंकड़े भी कमजोर शहरी मांग को दर्शा रहे हैं। अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी हासिल कर ली है। आपको बता दें कि कंपनी ने कहा है कि ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट 28 अक्टूबर को प्रभावी हो गया है। इसके साथ ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की सहायक कंपनी जेपीएसएल अब डिजिटल ट्रांजैक्शन को मैनेज कर सकेगी। जियो पेमेंट बैंक बायोमेट्रिक सर्टिफिकेशन और एक फिजिकल डेबिट कार्ड के साथ डिजिटल बचत खाता जैसी सुविधा प्रदान कर रहा है। इसके 15 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के लिए आरबीआई की मंजूरी मिलने के बाद इसके शेयर प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शेयर करीब 3% उछलकर 326 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। सरकार ने दवा कंपनियों से कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 दवाओं की कीमत कम करने को कहा है। एनपीपीए ने 3 कैंसर दवाओं ट्रेस्टोजुमेब और सीमटिनीव और डुर्वालुमेव की एमआरपी घटाने का निर्देश दिया है। दवा कंपनियों को कहा है कि सरकार ने ये कदम जीवन रक्षक दवाओं की किफायती कीमतों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। इस बार बजट में 3 कैंसर दवाओं को सीमा शुल्क से छूट देने की घोषणा की गई थी। वित्त मंत्रालय ने इस साल 23 जुलाई को तीनों दवाओं पर सीमा शुल्क को शून्य कर दिया था। सरकार ने कहा है कि बाजार में इन दवाओं की एमआरपी में कमी आनी चाहिए और टैक्स व शुल्कों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचना चाहिए। गौतम अदानी के लिए धनतेरस का त्योहार ही काफी लाभदायक रहा। अदानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में मुनाफा 664% बढ़कर 1742 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी के राजस्व में भी 16% की वृद्धि हुई है। एक साल पहले कंपनी का मुनाफा 228 करोड़ रुपए था। रिन्यूएबल एनर्जी की मांग बढ़ने से कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 1.5% बढ़कर 2841 रुपए पर बंद हुआ। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप
भी 3.28 लाख करोड़ रुपए हो गया। बीते एक महीने में कंपनी का शेयर करीब 9% गिरा है। पिछले 6 महीने में इसका शेयर 7% घटा है। अदानी एंटरप्राइजेस ने पिछले एक साल में अपने निवेशकों को 23% रिटर्न दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सड़क महासंघ ने हेलमेट पर जीएसटी की दर को घटाने की मांग की है। हेलमेट पर अभी 18% जीएसटी लगता है। अंतर्राष्ट्रीय सड़क महासंघ ने इसे घटाकर 0 करने की मांग की है। सड़क सुरक्षा को बढ़ाने और उपभोक्ताओं को घटिया गुणवत्ता वाले हेलमेट से बचाने के लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सभी जिला अधिकारियों और जिला मजिस्ट्रेट को दोपहिया वाहन चालकों के लिए घटिया क्वालिटी वाले हेलमेट बेचने वाली कंपनियों और विक्रेताओं के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने को कहा है। देश भर में सड़क दुर्घटनाओं में मौत के मामले में करीब 11% मामले भारत के हैं। भारत में हेलमेट का इस्तेमाल कम किया जाता है। ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर दोपहिया वाहन चालक आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग से आते हैं और वो सस्ते और घटिया गुणवत्ता वाले हेलमेट खरीदना पसंद करते हैं। आलू और चावल की कीमतें दिसंबर तक ऊंची बने रहने की संभावना है। सबसे बड़े आलू उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में साल आलू की खेती में हुई देरी की वजह से नई फसल के आने में भी देरी हो सकती है, जिस वजह से मंडियों में दिसंबर आने तक आलू का भाव ऊपरी स्तर पर बना रह सकता है। इसके अलावा चावल निर्यात पर लगी सभी पाबंदियां हटने के बाद इसकी कीमतों में तेजी आई है और पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के चावल उत्पादक क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान की वजह से रबी धान की फसल खराब होने की आशंका है। इस वजह से भी चावल के महंगा होने के आसार हैं। देश में सस्ते घरों को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी के तहत अफोर्डेबल घर का दायरा बढ़ सकता है। अफोर्डेबल घर पर लगने वाले जीएसटी को लेकर गठित मंत्री समूह ने 55 लाख रुपए तक के घर को अफोर्डेबल घर की मान्यता देने का सुझाव दिया है। अभी तक 45 लाख रुपए तक के घर को अफोर्डेबल घर की मान्यता मिली हुई है। अफोर्डेबल हाउसिंग पर 1% जीएसटी लगता है और इससे ज्यादा कीमत वाले घर पर जीएसटी की दर 5% है। अफोर्डेबल हाउसिंग की मूल्य सीमा बढ़ने से बिल्डर्स नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए प्रेरित होंगे, क्योंकि जमीन की कीमत और निर्माण लागत बढ़ने के कारण अधिकांश बिल्डर्स ने अफोर्डेबल हाउसिंग से दूरी बना ली है। केंद्र सरकार करीब 85 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को पेंशन के दायरे में लाने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेस के जरिए जुटाई गई करीब 76,000 करोड़ रुपए की राशि का इस्तेमाल किया जा सकता है। 60 साल से ऊपर की आयु के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को पेंशन के दायरे में लाने के लिए सरकार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट में संशोधन कर सकती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए एक पैन इंडिया कार्ड भी जारी किया जा सकता है, जिसके जरिए उन्हें दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं को आसानी से देश के किसी भी हिस्से में पोर्ट किया जा सके। धनतेरस पर सोने चांदी की खरीद बढ़ने से इसकी कीमतों में उछाल आया है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत 300 रुपये उछलकर 81,400 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। चांदी की कीमत 200 रुपये बढ़कर 99,700 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। वेंचुरा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आगे भी बनी रह सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक सुस्ती और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं के कारण सोने और चांदी की मांग सुरक्षित निवेश के लिए लगातार बढ़ेगी। इस वजह से इसकी कीमतों को भी सपोर्ट मिलेगा। सोने का इस्तेमाल महंगाई के खिलाफ हेज के रूप में किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सोने की कीमत 79,000 रुपए से लेकर 85,700 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकती है। इसका मतलब सपोर्ट लेवल 77,000 रुपए है। वहीं चांदी की कीमत 1,06,000 रुपए से लेकर 1,20,000 रुपए के बीच जा सकती है। इसका मतलब सपोर्ट लेवल 95,500 रुपए है। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को सुनने, समझने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 की यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।